हाँ जी स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है, राइट। जहां तक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का सवाल है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनती है। जैसे LIC है ना। इस तरह से कोई भी जो कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, एक तरह से ये एक तरह से, वैसे इसको टेक्निकली गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहते, बट क्योंकि इसमें शेयर होल्डिंग जो है, ऑनरशिप जो है, वो स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है। सो बेसिकली इसलिए इसको हम एक तरह से इंडियन कंपनी को, मतलब इसको हम एक तरह से जो कंपनी होती है ये, इसको हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं, क्योंकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है और बिल्कुल एक तरह से कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस के साथ काम करती है। फाइनेंशियल, इसके पास अपनी फ्रीडम रहती है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, राइट। और इनके भी बाकायदा अकाउंटिंग, ऑडिटिंग के प्रोसीजर्स होते हैं। तो हम बात ये कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन का इस समय मुद्दा आ रहा है निकल के, वो ये है कि हम इसमें हमारे मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या हैं। तो सबसे पहला जो इसका मेरिट है वो है ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, इन द सेंस कि जो प्योर गवर्नमेंट कंपनी है जैसे रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस, वहां पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन जो है वो इसमें रहती है। आप समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट डिस्टर्ब करती है या मिनिस्ट्रीज कॉर्पोरेट वर्किंग को डिस्टर्ब करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मिनिस्ट्री का कंट्रोल रेलवेज पर, पोस्ट ऑफिस पर, जो इस तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वर्किंग करते हैं उन पर रहता है। लेकिन ये जो LIC टाइप स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, है ना, हमने इनके एग्जांपल्स भी पढ़े थे। ये आपने देखेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, एयर इंडिया, यहाँ नीचे एग्जांपल दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें इतना गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं रहता, मतलब कंट्रोल रहता है लेकिन थोड़ा कम, एक तरह से कंपैरेटिवली इनके पास फ्रीडम रहती है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है, दैट दे एंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग एंड देयर इज अ सफिशिएंट स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। बात समझ में आ रही है? फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव इनके पास सफिशिएंट रहता है। ये चाहे तो अपने हिसाब से कुछ काम कर सकते हैं, कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, एज सच इतनी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती, राइट। So operational flexibility, you can say, is the first advantage of a statutory corporation as compared to a government department. Obviously जो इनकी flexibility है या जो इनकी freedom है, that is less than private sector, but definitely more than pure government organizations like railways and post office. Second point भी more or less इन्होंने वही repeat कर दिया, freedom from interference. ये government की ही बात कर रहे हैं। As funds of these organizations do not come from the budget, central budget, it is free from interference of government in its day to day working. वही बात आ गई, इससे इनकी better and efficient working रहती है। देखो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहता कि गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर करेगी वर्किंग में तो वर्किंग ठीक से नहीं होगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट लेकिन फिर भी जो प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनकी वर्किंग का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट तो होता ही है ना। एक कॉर्पोरेट स्टाइल से काम करना, आपको ध्यान होगा हम पहले पढ़ चुके हैं इस बात को कि ये कंपनी एक कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस के हिसाब से काम करती है। अब जैसे हम LIC का एग्जांपल लें तो LIC आज की तारीख में इंडिया में जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके साथ पूरा कंपीट कर रही है। वही एडवर्टीजमेंट्स हैं, वही कमीशन ब्रोकरेजेस ये लोग पे करते हैं अपने एजेंट नेटवर्क को, उनको ट्रेनिंग देते हैं, एडवर्टीजमेंट्स देते हैं। इवन अगर मैं दिल्ली का एग्जाम्पल लूँ, बाहर का मैंने नहीं देखा, तो मेट्रो स्टेशन तक को जो है LIC ने हायर किया हुआ है। सो इट्स अ गुड कॉम्पिटिटिव कंपनी, है ना। तो उस हिसाब से ये अच्छा है, इनके लिए बेटर एफिशिएंट वर्किंग रहती है, इनको ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है एंड फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस भी मिलती है। देन उसके बाद आ जाता है ऑटोनॉमस सेटअप, ठीक है ना। ऑटोनॉमस सेटअप का क्या मतलब है? ऑटोनॉमस सेटअप का मतलब है कि इनकी अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं। जो भी कोई भी जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने पॉलिसी प्रोसीजर्स के हिसाब से चलती है। As these enterprises are autonomous organizations, they frame their own policies and procedures, जो भी उनको एक्ट में पावर दी गई है। लेकिन फिर भी कुछ बड़े सब्जेक्ट्स के ऊपर ये यहाँ पर एक तरह से एक लिमिटेशन बताई जा रही है कि may require, the act may require prior approval of a particular ministry on certain issues, not all the issues, on certain issues। यानी कुछ बड़े स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हो सकता है इनको मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेके करने पड़े, अदरवाइज रूटीन में इनका ऑटोनॉमस सेटअप होता है, फ्रीडम है, जो ये अपने हिसाब से ठीक लगे, कंपनी के लिए ठीक लगे वो कर सकते हैं, कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, सच एंटरप्राइजेस कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज दे हैव द पावर ऑफ द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ये बात उन्होंने बड़ी अच्छी लिखी है
अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इसमें ये कंपनीज अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। अब ये जो कंपनियां हैं एक तरह से प्राइवेट सेक्टर से compete करती हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर की तरह से बिहेव करती हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है इंडियन पब्लिक को प्रोवाइड करती हैं। और एक तरफ इनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉफिट मोटिव भी इनका नहीं होता, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करते हैं, प्रॉफिट कमाने की भी कोशिश करते हैं, बट फिर भी उतना ज्यादा नहीं जितना प्राइवेट सेक्टर। तो एक तरह से इनके अंदर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का मिक्स होता है। गवर्नमेंट का थोड़ा सा कंट्रोल भी रहता है, तो उससे बहुत ज्यादा ये प्रॉफिट मोटिव या मतलब इस तरह की किसी एक्टिविटी में नहीं जाते, जो कि समटाइम प्राइवेट सेक्टर चला जाता है प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से। और वहीं ये प्राइवेट सेक्टर से compete करने के कारण कॉम्पिटिटिव और एफिशिएंट भी रहते हैं। तो कुल मिला के स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज ए वेरी गुड यू कैन से इनिशिएटिव और वेरी गुड ऑप्शन फॉर अ कंपनी। एंड इसमें जो भी कंपनीज इस स्टाइल से काम करती हैं उनका मतलब अच्छा ही रहता है, दे वर्क गुड। अब हमने सारा अच्छा पढ़ा, तो अब हम जो है इनके बारे में बात करेंगे कि इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, व्हाट आर द वेरियस लिमिटेशंस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। सबसे पहले जो इनकी लिमिटेशन बताई गई है कि जो इनकी ऑटोनॉमी है वो बोल रहे हैं कि कुछ हद तक थ्योरेटिकल है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये बहुत बंधे हैं। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनकी जो ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं इनके कंपनी के जो चेयरमैन हैं या जो टॉप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करती होगी। अगर वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेना चाहें तो ले सकते होंगे, अदरवाइज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट। अगर वो ना चलें और रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही फॉलो करने की कोशिश करें तो फिर ये कंपनीज एक तरह से सिर्फ थ्योरेटिकल ऑटोनॉमी पे फंस जाती होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो सरकारीपन है इनके ब्लड में थोड़ा थोड़ा वो इनको फिर परेशान करता होगा। इसी तरह से सेकंड पॉइंट में हमने ऊपर जो पॉइंट काटे हैं नीचे वो सारे पॉइंट बुक फिर से लिख के दे रही है, और वो अब इस बार लिख के दे रही है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिशियंस का मेजर डिसीजंस में सही। अच्छा, ये बात हमने ऊपर भी पढ़ी थी, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस में हमने कहा था हाँ डे टू डे वर्किंग में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करती, ऑटोनोमस सेटअप है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैटर पर इनको मिनिस्ट्री की अप्रूवल लेनी पड़ सकती है। तो ये एक लिमिटेशंस के फॉर्म में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को लिखा है कि अगर कोई मेजर डिसीजन है, इन केस ऑफ मेजर डिसीजन वेयर ह्यूज फंड्स आर, जब बहुत पैसा लगना है वहां फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की जरूरत हो सकती है, ठीक है ना। एंड अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस, खैर मैं इसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। इसमें आपकी बुक एक तरह से इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही है कि जो ऑफिशियल्स हैं, जो सरकारी ऑफिसर होते हैं, वो अपनी पावर्स का मिसयूज कर सकते हैं, है ना, और वो करप्शन कर सकते हैं। वेल, अब मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ इस वीडियो की, हाउ कैन आई से कि भाई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के ऑफिसर्स जो हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो घूस ले सकते हैं। आई कैन नॉट से ऑल दिस, बट दिस मे बी ट्रू। ऑल आई कैन से दिस मे बी ट्रू टू सम एक्सटेंट कि जब एक पावर है, सरकारी अफसर है, उनके हाथ में बहुत पावर है, तो दे कैन यूज और मिस यूज दैट पावर, दैट इज पॉसिबल। और क्योंकि इनके गवर्नमेंट के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर एडवाइजर्स के फॉर्म में लोग रहते हैं, so sometime there may be a delay in action because government often appoint advisors to the corporation board, तो उससे फ्रीडम इन एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर डिसीजंस थोड़ी सी तो डिस्टर्ब होती ही है ना। तो अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो, कोई यानी कोई कंफ्यूजन हो, तो फिर वो मैटर गवर्नमेंट को रेफर कर देते हैं, तो इससे भी और फर्दर डिले जो है वो होती है। So dear students, I think this all is clear about statutory corporations. We have already discussed its meanings and features. Now we have already now in this video we have discussed about the merits and limitations of statutory corporations, right? चलो, तो अभी हम एक बार इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे अपना पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।